अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो मैं आपको वैसे बताऊं, अक्सर आप लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं वीडियो के शुरू में कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं करती। अच्छा, उसकी एक वजह ये होती है कि आमतौर पर जो मेरी सेकंड वीडियो होती है डे की, वो जब अपलोड होती है तो नेक्स्ट डे हो चुका होता है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही होती कि मैं डेट वो वाली अनाउंस करूं जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, या वो डेट अनाउंस करूं जिसमें वीडियो पब्लिश हो रही है। क्योंकि जो अक्सर उसमें खबरें होती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं जो दिन की खबरें होती हैं, उनमें से किसी के ऊपर कोई तज्जिया होता है, और कुछ ऐसी होती हैं जो अगले दिन होने वाला होता है उसके बारे में बात हो रही होती है। तो वो कुछ अजीब कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैं आज कल में कहीं उलझ के रह जाऊंगी। तो कुछ ऐसी सूरत हाल है। लेकिन जनाब, आज जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी तक तो 12 नवंबर है और दिन है मंगल का। आगे अब वो कितना जब आप देखेंगे तो शायद बुध हो चुका हो सकता है कि तारीख भी आगे आ चुकी होगी। तो ज़ाहिर है वो फिर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो ये थोड़ा सा वैसे इशू आता है। लेकिन बहरहाल खबरें जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो जो आज इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी गई, उसकी क्या वजह है आपके साथ शेयर करेंगे। इसको कुछ लोग मशकूक अंदाज से भी देख रहे हैं, क्या वाकई ऐसा कुछ है, इस पर भी बात करेंगे। आज ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जिस तरीके से काजी साहब के हवाले से खबरें आ रही थी, उनके ऊपर भी बात करेंगे। क्या उनको कोई और अहम ओहदा दिया जा रहा है। आज मियाँ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने लंदन में कुछ गुफ्तगू की है, जिसपे वो काफ़ी परेशान भी नज़र आए। नवाज शरीफ साहब के एहतजाज जो उनके घर के बाहर होता है, तो उससे कुछ वो खुश नहीं हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने आज बात की है। इसके साथ साथ जी पीटीआई के जो लीडर्स हैं, वो लगता है कि सोशल मीडिया के दबाव के आगे यहाँ खुद इस चीज़ को रियलाइज़ कर गए हैं कि जी इनसे बिगाड़ना जो है वो सूरत हाल कुछ मुनासिब नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने उनके साथ कुछ मामला फहमी करते हुए यूँ कह लीजिए कि कुछ बयानात ऐसे दिए हैं सोशल मीडिया की सपोर्ट में। तो ये भी हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज एक ट्वीट की है जिसके ऊपर खासी तनकीद हो रही है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं कि आपको मालूम है कि पीटीआई के जो सियासी लीडर्स हैं उनको इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अभी तक जो उनकी मुलाकातें हो रही हैं, या फैमिली जा रही है, या लॉयर्स जा रहे हैं उनके, या 2-4 सहाफ़ी चले जाते हैं, तो इस तरह से मामला है। तो अभी तक जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अली अमीन ने भी स्पेशल हाई कोर्ट से परमिशन ली थी, तो उसके बाद उन्हें भी मुलाकात करने दी गई थी। अब एक और दरख्वास्त के बाद ये फैसला जारी किया गया था, जहां पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने खुद एफिडेविट भी दिया। वहां पे मतलब उन्हें लिख के दे के आए हैं हाई कोर्ट में कि जनाब मंगल वाले दिन हम मुलाकात करवा देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आज के रोज़ जब मुख्तलिफ पीटीआई के लीडर्स, जिसमें कौन कौन शामिल थे, अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भज्जर साहब, असद कैसर साहब जो कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उसके बाद साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो कि इंसानी हुकूक की जो कमेटी हैं उसके चेयरमैन हैं, और फिर साथ में आलिया हमज़ा साहिबा भी थी, उनको भी मिलना था। और ये तमाम लोग जो हैं आज जब गुफ्तगू के लिए गए हैं इमरान खान साहब से, तो इनको मुलाकात नहीं करने दी गई। पहले इन्हें काफ़ी देर इंतज़ार करवाया गया, बार बार कहा गया कि जी उस वक्त आ जाएं तब बताएंगे, ये करते करते काफ़ी टाइम हो गया। और फिर उसके बाद अचानक से वहाँ पर पंजाब पुलिस के एहलकार आए हैं और उन्होंने उनको अडयाला जेल के साथ ही मुत्तसिल जो पुलिस चौकी है वहाँ पर ले जाने के लिए इसरार किया। उन्होंने जाने से इनकार किया। उन्होंने बाकायदा उन्हें धक्कम पेल करके, खींचते खांचते उन्हें घसीट के ले गए वो अपने साथ। और जनाब खबर ये चलना शुरू हो गई कि उन्हें बाकायदा हिरासत में ले लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया और इस किस्म की बातें। हालांकि इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कि बेल पर ना हो या जिसको गिरफ्तार किया जा सके, किसी के ऊपर कोई मुकदमा हो। तो ये बड़ी हैरत की बात थी कि बल्कि शेख वकास अकरम साहब को भी आज मिलना था इमरान खान साहब से, तो वो इसी वजह से नहीं आए क्योंकि उनके किसी मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे। तो आज उन्होंने फिर अपना ये ट्रिप कैंसिल किया और उन्होंने सोचा कि जी पहले मैं ज़मानत ले लूँ और उसके बाद मिलूंगा। इसी तरह अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी मिलना था, लेकिन उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी तो वो भी नहीं मिल सके। किस्सा मुख्तसर, ये जो लोग गए मिलने के लिए, इनको जनाब पुलिस पकड़ के ले गई और पुलिस चौकी में इन्हें हिरासत में लेकर बाकायदा हवालात में बंद कर दिया।
اور اس کے بعد کافی دیر کے بعد جب کچھ تھوڑا شور مچا اور انہوں نے بھی اندر کہا کہ بھئی یہ تو آپ کس جرم میں ہمیں پکڑ سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد ایسا تھا کہ بس انہیں ملاقات نہیں کرنے دینی تھی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ملاقات کا ٹائم گزر جاتا ہے، جو ایک ٹائم ہوتا ہے جیل مینول کے مطابق، تو اس کے بعد ان کو پھر چھوڑ بھی دیا جاتا ہے توقع کے عین مطابق. تو یہ ساری جو چیز ہے یہ بڑی ہی ایک افسوسناک قسم کی حرکت تھی پنجاب پولیس کی طرف سے، کیونکہ اس میں کئی طرح کے بظاہر لگتا ہے کہ جرائم کا ارتکاب کیا گیا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کورٹ آرڈرز کو نہیں مانا گیا، یعنی کورٹ کے حکم کو آپ نے اتنا بے وقت کر دیا ہے کہ کورٹ کے کہنے کے اوپر آپ ملاقات تک نہیں کروا رہے. پہلے تو آپ سب سے پہلے یہ چیز انڈرسٹینڈ کیجئے کہ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری عدالتوں کے فیصلوں کی. دوسرا، آپ یہ تمام جو لوگ ہیں یہ ممبر پارلیمنٹ ہیں، یہ بہت پاکستان کے مختلف عہدوں پر رہنے والی شخصیات ہیں، اور آپ ان کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی کرمنلز ہیں یا کوئی دہشت گرد ہیں یا کوئی جرائم پیشہ افراد ہیں کہ جن کو آپ جیسے مرضی ٹریٹ کر لیں. تو دوسرا ان کا جو ہے وہ یہ. تیسری بات یہ کہ کوئی مقدمہ نہیں، کوئی وارنٹ نہیں، آپ کیسے کسی کو حراست میں لے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیا شو کر رہی ہیں؟ یہی بتاتی ہیں جو ہم چیخ رہے ہیں کہ اس ملک میں لا قانونیت ہے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. یہی چیز ہے جس کی تکلیف ہے، جس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب یہ تو خود میرا خیال ہے عدالت کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے، امتحان ہے کہ آپ کے فیصلوں کو اگر اس طرح سے روندا جا رہا ہے تو آپ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں. اب یہ جو لیڈرز ہیں بعد میں جب انہیں چھوڑ دیا گیا ملاقات کروائے بغیر، تو انہوں نے آ کے پھر ایک پریس کانفرنس بھی کی، دھواں دار قسم کی، غصے کا اظہار بھی کیا، کہا کہ جی ہم آپ کو جو ہے آپ کے خلاف کارروائی بھی کریں گے. ایجنسیوں کا بھی ذکر کیا کہ جی ہمیں نہیں ملنے دیا گیا، اور شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، ان سب کو بھی رگڑا لگایا جو پولیٹیکل حریف ہیں. تو یہ ساری انہوں نے پھر اس میں جو ہے وہ گفتگو کی. حامد رضا صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کیا ایک دفعہ میں منع کر لیں گے، ہم کل پھر چلے جائیں گے، پھر کریں گے، پھر ہم پرسوں آ جائیں گے. تو ہمارا لیڈر ہے، ہم نے ان سے ملنا ہے اور یہ ہمارا حق ہے، اور اگر آپ ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو گرفتار کر لیں، لیکن اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس طرح نہیں ملیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ تو نہیں ہوگا. تو یہ آج کا سارا جو تھا ایک ایپیسوڈ ہوا. اب یہ ایپیسوڈ کیوں ہوا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کیوں ملنے نہیں دیا گیا. پہلی چیز تو جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اب چونکہ یہ اسمیل کر رہی ہے ریاست کے عمران خان صاحب احتجاج کی کوئی کال دینے والے ہیں، تو اس وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر حکمرانوں یہ پی ٹی آئی کی قیادت کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان پھر سے رکاوٹ ڈالی جائے گی کہ ان کی آپس میں کوئی کمیونیکیشن نہ ہو سکے. میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ احتجاج کے بارے میں یہ لوگ بہت فکر مند رہتے ہیں کہ کہیں کوئی احتجاج کا سلسلہ اس طرح کا نہ بن جائے جو سنبھالا نہ جائے. اس ایک چیز نے انہیں خوفزدہ بہرحال کیا ہوتا ہے. تو پہلے بھی جب عمران خان صاحب احتجاج کی کال دے سکتے تھے، 26ویں آئینی ترمیم ہونے والی تھی اور اس وقت ایس سی او سمٹ کے بعد فوراً ان کی یہ پوری کارروائی ڈالنے کا پلان تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے عمران خان صاحب پر بے انتہا سختی کر دی تھی اور ان کو قید تنہائی میں ڈال دیا تھا، اور کسی سے بھی ان کی ملاقات 1 مہینہ نہیں کروائی گئی تھی. اور اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ ان کا کوئی میسج ہی باہر نہ آ سکے، وہ کوئی احتجاج کی کال ہی نہ دے سکیں، جس کی وجہ سے آئینی ترمیم ہونے سے رک جائے. ظاہری سی بات ہے اگر کوئی بڑا کراؤڈ آ جاتا، جمع غفیر آ جاتا، پھر کیا ہوتا، ساری توجہ تو سب کی ادھر ہوتی کہ اب بھئی ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، تو یہ ترمیم شرمیم تو بیچ میں ہی رہ جاتی. تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب سے بالکل کوئی ملاقات نہیں کرنے دی قیادت کی. اور اب دوبارہ ایسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جب انہیں اس بات کا اندازہ ہو چلا ہے کہ نومبر کے آخر میں عمران خان صاحب اناؤنس کر دیں گے کوئی بھی دن، کوئی تاریخ، تو اب انہوں نے پھر سے رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی ہیں کہ عمران خان صاحب کی ان کی قیادت سے کوئی ملاقات ہی نہ ہو سکے اور نہ ہی کوئی احتجاج کا پلان باہر آ سکے. لیکن اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ احتجاج کی تاریخ یا معاملات جو ہیں یہ آٹومیٹکلی پہلے سے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ اس قیادت کے طے ہو چکے ہیں. شاید کوئی چیدہ باتیں ہوں جو ہوں، لیکن زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ آلریڈی طے شدہ ہیں. تو اگر اس سٹیج پر اگر آپ قیادت کو روک بھی پائیں، نہ بھی ملنے دیں، تو کسی نہ کسی صورت میں وہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ باہر آ تو سکتی ہے. یہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ اگر آپ ملنے نہیں دیں گے تو کوئی اس طرح کی چیز اناؤنس نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہ پہلے تو کورٹ بھی بند ہو گئی تھی ایس سی او کی وجہ سے، تو عدالت کی طرف سے بھی اس طرح سے ان کو تھا کہ بھئی کوئی مداخلت نہیں ہو سکے گی. اب تو عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، تو اب بلا وجہ عدالت تو آپ کیسے بند کریں گے؟ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ بہت زیادہ دیر شاید یہ ملاقات نہ روک سکیں.
तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बज़ाहिर तो लग रहा है कि मुलाकात तो हो ही जाएगी, ना भी हो सकी तो एहतजाज की कॉल फिर भी दी जा सकेगी। ऐसा नहीं है कि ये रोकी जा सके, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में अभी अलकादर ट्रस्ट वगैरह के ऊपर भी इमरान खान साहब को अगर सज़ा भी सुनानी है तो आपको वहाँ जाके अदालत तो लगानी पड़ेगी, वकीलों को तो जाना पड़ेगा, सहाफ़ियों को तो जाना पड़ेगा, तो इमरान खान साहब उनके थ्रू भी बात कर सकते हैं। तो इसलिए ये तो शायद इतना ज़्यादा वो मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश इनकी बहरहाल ये है कि ज़्यादा कम्युनिकेशन ना हो पाए और कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार है। कुछ लोग तो इवन ये भी कह रहे थे कि क़यादत ने ख़ुद जाकर कोई फरमाइशी लगता है गिरफ्तारी दे दी है, ताकि ना इमरान खान साहब से मुलाकात हो और ना ही उनको कोई किसी किस्म की डेट मिल सके, और वो बाद में यही कह दें कि जी हमारी तो मुलाकात ही नहीं हो सकी। लेकिन मुझे ये इतना ज़्यादा कोई हकीकत से करीब तर नहीं लगता मामला कि क़यादत जो है वो जाके इसलिए ना मिली हो। तो बाकी अली अमीन गंडापुर साहब ने तो वैसे खुद ही कह दिया है कि जी हमारी तो तैयारी वैसे भी पूरी हो चुकी है, अब तो सिर्फ हमें कॉल का इंतज़ार है। अलबत्ता इस बात पे हैरान ज़रूर हुए कि जो इन पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुआ। तो ये जी सारा दिन का लुब्बे लुबाब था जो इनकी मुलाकात का। लेकिन इसके बाद भी सूरत हाल यही है कि अभी ये सिलसिला रुका नहीं है। ख़बरें यही आ रही हैं, जो हमारे सोर्सेज दे रहे हैं कि पीटीआई के मेंबर्स के ऊपर, इनके जितने भी टिकट होल्डर्स हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, असम्बली मेंबर्स हैं, जो कोई भी हैं, इन सब के जो क्रैकडाउन के ख़तरात हैं वो बढ़ चुके हैं, और किसी भी मुमकिना एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए अब इनकी गिरफ्तारियों का एक दफ़ा फिर से सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो जो तो अपने आप को महफूज कर ले तो कर ले, अदरवाइज़ इनका पूरा प्लान है कि इनको गिरफ्तारियां करनी है इन्होंने। और इस बात का इंदिया तो कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी दे दिया था, जब उन्होंने ये कहा कि जी बिल्कुल जिस तरह की ये कॉल्स दे रहे हैं, ये तो हमें रियासत को इजाज़त दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं कि हम इनके खिलाफ फिर कार्रवाई करें, बल्कि हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम फिर सख्ती से इनके साथ निपटेंगे, तो वगैरह वगैरह। तो ये सब तो मेरा ख्याल है कि खुद पीटीआई वालों को भी पता था कि ये तो इन्होंने करना है, ज़ाहिर है ताकत तो ये इस्तेमाल करेंगे अपनी पूरी। तो ये जो बहरहाल अब दोनों तरफ से तैयारी की जा रही है। इस्लामाबाद में कंटेनर्स पहुंचाए जा रहे हैं, इस्लामाबाद में काफ़ी इजाफी फोर्सेस बुलाई जा रही हैं, और काफ़ी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पंजाब में भी और मुख्तलिफ जो मुत्तसिल शहर हैं वहाँ पर भी सख्ती नज़र आ रही है, जिससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि किसी भी मुमकिन एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत भी अपनी तैयारी कर रही है। अगर पीटीआई कर रही है तो हुकूमत भी अपने तौर पर तैयारी कर रही है। अब देखते हैं कि किसकी तैयारी जो है वो ज़्यादा ज़ोरदार होती है, लेकिन बज़ाहिर जो प्लान है वो दोनों तरफ का, वो मैं आपको बता रही हूँ। बहरहाल इस नाजुक मौके पर इस बात का एहसास ज़रूर है जो पीटीआई के लीडर्स हैं कि अगर इस मौके पे सोशल मीडिया पर अपनी लड़ाइयाँ चलती रहीं और सोशल मीडिया के आधे बंदे खुद ही क़यादत के ख़िलाफ़ हुए पड़े रहे, तो फिर ये तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि माहौल तो सारा ये लोग सोशल मीडिया पर बनाते हैं। तो इस बात को रियलाइज़ करते हुए बहुत से जो पिछले दिनों में स्टेटमेंट्स आ रहे थे क़यादत की तरफ से, उनके अब वजाहती बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब बहुत से लोग तो उसको यूं भी कहेंगे कि शायद कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, उनकी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया और तनकीदें शुरू हो गई। तो अब उन्होंने उसको रियलाइज़ करते हुए इस चीज़ को कूल डाउन करने के लिए अच्छे अच्छे पैगामात देने शुरू कर दिए हैं। कल मैं ज़रताज गुल साहिबा को सुन रही थी, उन्होंने भी कहा कि हमारे तो जितवाने में किरदार ही सोशल मीडिया का था, इन्होंने हमारे निशानात को लोगों तक पहुंचाया, हम तो ठीक से जाके कैंपेन तक नहीं कर सके थे। इसी तरह शेख वकास अकरम साहब से बहुत से लोग नाराज़ थे, जो उन्होंने जलसे में तकरीर की थी। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो तफरका डालना चाहते हैं कारकुनों में और इस तरह और क़यादत में, तो उनके बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन आज शेख वकास अकरम साहब ने भी एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने सोशल मीडिया को बड़ा सराहा है, उनको बड़ा अपना बैकबोन और ताकत करार दिया है, और उनके हवाले से हर तरह की जो शिकायतें हैं उनको दूर करने की बात की है। इसी तरीके से शहबाज गिल साहब, वो भी अपने व्लॉग में इसके ऊपर काफ़ी तफसील से बात कर चुके हैं, और दीगर भी कई मेंबरान उनकी तरफ से भी इसी किस्म के ट्वीट्स और वो आए हैं मामला। तो किस्सा मुख्तसर के क़यादत ने ये रियलाइज़ किया है कि जी हमारा सोशल मीडिया जो है वो बड़ी तेज़ी से हमसे नाराज़ हो रहा है, तो उन्होंने उनको दोबारा से अपने साथ जोड़ने की कोशिश ज़रूर की है, और वो समझते हैं कि कम से कम एक फ़ाइनल कॉल से पहले इस किस्म की डिवीज़न नहीं होनी चाहिए कारकुनों में और पार्टी क़यादत में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा टास्क है, और इसमें तो फिर पीटीआई जितनी मुत्तहिद होगी उतना ही उनका इम्कान हो सकता है कामयाबी का। अगर ये लोग आपस में ही उलझ बैठे तो फिर इम्कान नहीं है कि कामयाबी मिले। तो ये अपनी अब हर तरह से चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं। ये हो गया। अब थोड़ी सी और ख़बरें कि और हुकूमत के क्या प्लान्स हैं। ये भी आज खबर मिली है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि जनवरी में
अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि शायद उन्हीं को मज़ीद कंटिन्यू कराया जाएगा, और आईनी तरमीम में ये रखा भी गया था एक उनके लिए ख़ास तोहफ़ा कि जब तक अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात ना हो तो वो काम करते रहेंगे। लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि उनको इजाज़त दे दी जाएगी कि उन्हें सुबकदोश होने दिया जाएगा, और उनकी जगह पे बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि गाजी फ़ायज़ ईसा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूदा है राजा सिकंदर सुल्तान साहब, उनको भी आगे चल के कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन काजी साहब को दोबारा से कोशिश की जाएगी कि उनको इस सिस्टम में दोबारा ले आया जाए, क्योंकि वो बड़े एक अहम सुतून थे इस पूरे सिस्टम के लिए। तो काजी साहब क्या दोबारा यहाँ पर आ सकेंगे या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा, क्योंकि काजी साहब के साथ जो हुआ है एज चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद भी, और जितने वो कंट्रोवर्शियल हुए हैं उसके बाद किस तरीके से उनकी दोबारा से तैनाती हो सकेगी, ये अपने आप में एक सवाल है। या ये सिर्फ एक शोशा छोड़ा जा रहा है जानबूझ के पीटीआई को ज़रा प्रोवोक करने के लिए, तो इस तरह की भी बात हो सकती है। बहरहाल ये खबरें जो है मार्केट में गर्दिश ज़रूर कर रही हैं। अब आ जाते हैं जी मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू के ऊपर। लंदन में वापस पहुंच चुके हैं बाप बेटी जनेवा से, और मरीम नवाज साहिबा ने भी यहाँ थोड़ी सी गुफ्तगू की। मियाँ साहब जो हैं आज बड़े सीखपा हुए और उन्होंने कहा कि जी ये किस तरह का तरबियत और कल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया गया है कि गाड़ियों का ताक़ुब किया जाता है, अंडे टमाटर मारे जाते हैं, एहतजाज और नारे लगाए जाते हैं, ये क्या तरीका है, ये बदतमीज़ी सिखा दी गई है वगैरह वगैरह। तो वो काफ़ी आज नाला और दुखी नज़र आए इस सारी सूरत हाल के ऊपर। जब भी वो आपको पता है बाहर निकलते हैं घर से तो उन्हें इस सूरत हाल का सामना तो करना पड़ता है कि एक शदीद किस्म का एहतजाज होता है पीटीआई की वहाँ के मौजूद लोगों की तरफ से। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि इस चीज़ को वो इग्नोर नहीं बहरहाल कर सकते, वो काफ़ी ज़्यादा इस पर परेशान है। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे सवाल ज़रूर बहुत से लोग उठा रहे हैं। वो ये कि आप आज ये बातें कर रहे हैं तमीज़ की, तहज़ीब की, तरबियत की, लेकिन क्या आपका माजी इस बात का गवाह नहीं है कि खुद PMLN और पीपल्स पार्टी जब आपस में इतने सख्त दुश्मन बने हुए थे तो किस किस्म के अल्फाज आप लोग एक दूसरे के लिए कहते थे। मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की जिस तरह से किरदार कुशी की गई और जिस तरह से उनकी बहुत गैर अखलाकी किस्म की तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई गई, और ये सब कुछ, और ख़ुद इनके बहुत सारे लोगों की ज़बान, और आज भी इवन क्या बुशरा बीबी साहिबा और क्या इमरान खान साहब की मुख्तलिफ पर्सनल मैटर्स को लेकर के ये किस किस्म की बातें करते हैं, तो वो क्या सब कुछ बहुत तहज़ीब के दायरे में होता है। तो आप लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो बड़ी हैरत होती है कि अपनी दफ़ा आपको सिर्फ आपसे ये जो एहतजाज है कि नॉर्मली एक एहतजाज होता है, आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि जनाब क्यों कोई एहतजाज कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपने क्या क्या नहीं किया हुआ है और वो चीज़ें आप भूल जाते हैं। और फिर इन सबको भी छोड़िए कि जो भी लैंग्वेज वगैरह इसको भी एक तरफ रख दीजिए। हैरत की बात यह है कि मियाँ साहब आपको अपने ऊपर इतना सा नारा भी बर्दाश्त नहीं होता। आपको लगता है कि कोई आपकी गाड़ी के पीछे भाग रहा है या ताक़ुब कर रहा है तो आपके लिए ये नागवार है। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपकी हुकूमत तले इस पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। आपको इस बात पे कोई दुख नहीं है कि किस तरह जो एक मुखालिफ पार्टी के जो सेनेटर हैं या कोई MNA हैं, उनकी जो बीवी हैं, उनकी भाभी हैं, उनको घसीटा जा रहा है, उनका ताल्लुक भी कोई नहीं सियासत से, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जिस तरह से चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इन चीज़ों पे आपको कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती। तो आपको सिर्फ अपने लिए तकलीफ़ महसूस होती है। आज भी आपकी गुफ्तगू इस बात पर है कि आपको क्यों निकाला, वो जज ने ऐसा क्यों कह दिया फ़ैसले में, और आपकी गाड़ी के ऊपर किसी ने अंडा क्यों फेंक दिया, या आपके सामने 4 नारे क्यों लग गए। ये आप अपनी ज़ात से ही बाहर नहीं निकल पाते। आप आज भी बात कर रहे हैं तो अपने मसाइल की बात कर रहे हैं कि आपको क्या बुरा लग रहा है। आपको ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में लोग किस अज़ियत से गुजर रहे हैं, कि जहाँ सूबा जो है पूरा वो स्मॉग की लपेट में है, लोग सांस लेने से दिक्कत में हैं, आप बजाय इसके कि कोई उस पर विजन दें। जहाँ पाकिस्तान आज सरमायाकारी के लिए परेशान है, कोई सरमायाकार नहीं मिल रहा, वहाँ आप कोई बात करने के बजाय आप अपने दुखड़े रो रहे हैं कि हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर और क्या नहीं है। तो अपनी ज़ात से लीडर को बाहर निकल कर सोचना होता है, यानी कि वो अपनी परेशानियाँ बताता रहे हर वक्त, बल्कि उसको ये बताना है कि जो मुल्क के मसाइल हैं उसका हल क्या वो देख रहा है।
مریم نواز صاحبہ نے ضرور اس پہ بات کی، جو معیشت تو بہتر ہو رہی ہے، انڈیکس بڑا اوپر جا رہا ہے، یہ وہ، تو ان کو دیکھ کے تو واقعی لگ رہا تھا معیشت اچھی ہو رہی ہے، جتنی زبردست انہوں نے وہ پہنا ہوا تھا کوٹ اپنا، اور جس طرح سے وہ بڑی زبردست ماشاءاللہ سے لگ رہی تھی، تو واقعی ان کو دیکھ کے تو لگ رہا تھا کہ معیشت بڑی اچھی ہو رہی ہے، لیکن وہ شاید شریف فیملی کی معیشت ہی اچھی ہو رہی ہو، کیونکہ جو ملکی معیشت ہے وہاں تو صورتحال یہ ہے، وہ کہہ رہی تھی مہنگائی کم ہوئی ہے، لیکن جناب یہ ابھی پچھلے 3-4 دنوں میں گھی کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے، اور پچھلے 1 مہینے کے اندر 100 روپیہ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے جو باقی اشیاء خوردونوش ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافے ہو رہے ہیں، تو نہ جانے کون سی معیشت ہے کہ جو اچھی ہو رہی ہے۔ انڈیکس کو بس دیکھتے رہو، خوش ہوتے رہو کہ وہ چھلانگیں مار رہا ہے، لیکن میرے جیسے بندے کو، عام دہاڑی دار بندے کو کیا لگے کہ انڈیکس اوپر ہے یا نیچے، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ مریم نواز صاحبہ کی اس وقت گفتگو تھی اس موقع پہ، اور باقی بلاول صاحب کی بھی ایک آج پھلجڑی تھی تھوڑی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ بلاول صاحب نے آج ایک گفتگو کی جی، ایک ٹویٹ چل رہا تھا جس میں مختلف شہروں کے ایئر کوالٹی انڈیکس جو تھے وہ بتائے گئے تھے، دکھائے گئے تھے، اور اس میں کراچی کا کمپیریٹیولی کم تھا، اور ظاہر ہے پشاور کا، لاہور کا، پنڈی اور ملتان وغیرہ کا زیادہ تھا۔ تو اس پہ جی بڑے مسکراتے ہوئے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ وہی پاکستانیوں کراچی موو کر جاؤ، یعنی کہ کراچی میں بڑی بہترین ہوا ہے، آب و ہوا، تو وہاں آپ آ جائیں۔ تو پہلے تو یہ بڑا افسوس کی مقام ہے کہ بھائی آپ لوگ تکلیف میں اور آپ اس طرح سے طنز بنا رہے ہیں، تو پہلے تو یہ کہ بڑی عجیب سی بات لگی۔ دوسری بات اس میں جو عجیب لگی کہ بھائی اگر کراچی میں آب و ہوا بہتر ہے تو اس میں کراچی کی انتظامیہ کا کیا کمال ہے، پہلے تو یہ بتا دیجئے۔ یہ تو نیچرلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ سمندر پاس ہے، زیادہ تر جو ہوا ہے اس میں رطوبت رہتی ہے، نمی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے جو پارٹیکلز ہیں ویسے ہی وہ شاید اسموگ کے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح، تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، مجھے حتمی طور پر نہیں میں اس پہ کہہ سکتی، لیکن بہرحال اس وجہ سے، ورنہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی بہت گرین ہے؟ کوئی اسلام آباد سے زیادہ گرین ہے یا لاہور سے زیادہ گرین ہے کراچی؟ میں کراچی رہ کے آئی ہوں، مطلب ہے کہ کوئی درخت ویسے ہی نہیں وہاں پہ کبھی دکھا میں، یہاں تو ہمیں پھر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ گرین بیلٹ ہے روڈز کے درمیان، وہاں ایسا کوئی خاص چکر نہیں ہے۔ تو آپ کیا ہمیں بتا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ آپ موو ہو جائیں، جو پہلے 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے، جہاں پہ پینے کا پانی بھی آپ کو نہیں ملتا، استعمال کرنے کا پانی بھی آپ کو نہیں ملتا، وہ بھی ٹینکروں کی صورت میں آپ بھرواتے ہیں اور اتنا اتنا کر کے استعمال کرتے ہیں کہ جی کپڑے دھو رہے ہیں یا برتن دھونے ہیں، تو وہاں تو آپ کو ہم کیا بتائیں، نہ سیکیورٹی ہے وہاں پہ، نہ پانی ہے وہاں پر، اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی وہاں آ جائیں تاکہ وہ جو ٹوٹی پھوٹی روڈز ہیں وہاں آ کے آپ اپنا بیڑا غرق کر لیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے جو 3-4 بڑے شہر ہیں پاکستان کے، سارے اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ کوئی رہنے کے قابل ہی نہیں لگتا۔ کراچی کے اپنے مسائل ہیں سیکیورٹی کے، جو میں نے ابھی گنوائے، لاہور کے اپنے مسائل ہیں جو فضا، آب و ہوا، مہنگائی، اوور آل جو ایک پھیل گیا لاہور اتنا، اس کی وجہ سے بھی، اور اسلام آباد کے اپنے مسائل ہیں، وہ تو بیچارہ ویسے ہی ہر دوسرے دن بند رہتا ہے۔ تو مطلب افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو میجر سٹیز ہیں وہ اس طرح سے، لیکن ایسے میں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں تو وہ بڑا غیر مناسب سا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس سولوشن کوئی نہیں ہے اور آپ بس ایک دوسرے کو جگتے مارنے کے لیے ٹویٹر پر آئے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر کے بتا رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں کراچی ہی نہیں، بلاول صاحب آپ نے لاہور سے بھی الیکشن لڑا ہے اور آپ کلیم یہ کرتے ہیں کہ آپ پورے پاکستان کے بھی لیڈر ہیں، تو پرائم منسٹر کے آپ کینڈیڈیٹ بنتے ہیں، تو آپ کو تو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی باقی جگہوں پہ بھی کیا اقدامات بہتر ہو سکتے ہیں اسموگ کو ختم کرنے کے لیے یا ماحول کی بہتری کے لیے، نہ کہ آپ لوگوں کو یہ تانے مار رہے ہوں کہ جی وہاں آ جاؤ یا وہاں آ جاؤ۔ تو یہ بہرحال پوائنٹ سکورنگ تو سیاسی چلتی رہتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی سیریس اس طرح سے دکھائی نظر نہیں دے رہا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔